हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोहित सुपरहैंडेड क्लासेस। आई एम अनीता तिवारी। कल की क्लास में हमने परजीवी तक कंप्लीट कर दिया था और हमने कल पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, उसके घटक, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। और आज पढ़ेंगे तालाब पारितंत्र। तालाब में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो तालाब में जो विभिन्न प्रकार के जो जलीय जंतु होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, वो कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं या फिर कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, ये तालाब पारितंत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या होता है, उत्पादक तो होते हैं पौधे। तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पौधे जो तालाब में होते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। फिर जो तालाब में स्वपोषी पौधे होते हैं उनको प्लवक व नितलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लवक पौधे व नितलक पौधे होते हैं तालाब परितंत्र में, और ये उत्पादक की भांति कार्य करते हैं। और फिर उत्पादक के बाद क्या आता है? उपभोक्ता आता है। तो उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता व तृतीयक उपभोक्ता। तो हम पहले देख लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है? शाकाहारी छोटे जीव आते हैं। तो तालाब में शाकाहारी छोटे जीव के अंतर्गत जैसे कि टिड्डा हो गया, छोटे छोटे कृमि हो गए, छोटे छोटे जीवाणु हो गए, और छोटी छोटी जो मछलियां होती हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तालाब के प्राथमिक उपभोक्ता। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में, तो द्वितीयक उपभोक्ता में छोटी मछलियों से थोड़ी बड़ी मछलियां आ जाती हैं और मेढक आ जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत। फिर तृतीयक उपभोक्ता में थोड़ा बड़ी मछलियां आ जाती हैं, और सर्वोच्च मांसाहारी में क्या आता है? सबसे बड़ी मछली आती है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तालाब पारितंत्र के अंतर्गत आता है। अब हमारा तालाब पारितंत्र क्लियर हो गया। अब वन पारिस्थितिक पारितंत्र देख लेते हैं। वन में स्थित मतलब स्थल में, सरफेस में जो एरिया में रहते हैं, स्थल पारितंत्र में जो जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होकर अपना भोजन बनाते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं, तो वो वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। जो वनों में, जंगलों में भी रहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्पादक कार्य करते हैं। सूर्य से, वही जो अभी मैंने पिछला बताया। तो उत्पादक हमेशा, वो तो हमको पता है, उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं, प्लवक होते हैं। पर तालाब में प्लवक हो जाएंगे और स्थल में हरी घास हो जाएगी। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना के अपना स्वयं पोषी जीव अपने कार्य करते हैं। फिर प्राथमिक उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता। तो वन पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता की भांति कौन कार्य करता है? कौन से जीव जंतु आते हैं? हिरण हो गया, खरगोश हो गया, हाथी, जिराफ, और भी जानवर होते हैं जो प्राथमिक शाकाहारी। गाय हो गई, गाय भी क्या होती? प्राथमिक शाकाहारी होती। फिर द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है? भेड़िए, या ये क्या मांस का सेवन करते हैं, तेंदुआ, चीता, बाघ। फिर तृतीयक उपभोक्ता में सर्वोच्च मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी के अंतर्गत कौन आता है? शेर, लॉयन। और फिर सर्वोच्च मांसाहारी को क्या? अकार्बनिक, अब जो अपघटन करता होते हैं, जो अपघटक होते हैं, सर्वोच्च मांसाहारी, जब वो डेड बॉडी होती है उसके कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र। अब वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत हमने इतना आज पर। अगला पारितंत्र है हमारा घास का मैदान का पारितंत्र। कौन सा पारितंत्र है? घास का मैदान का पारितंत्र है हमारा। तो घास के मैदान के पारितंत्र में देख लेते हैं। उत्पादक होते, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति अपना भोजन बनाते हैं। फिर प्राथमिक शाकाहारी, घास के मैदान में कौन से जीव जंतु होते हैं? खरगोश होता है, टिड्डा, चूहा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? घास के मैदान की पारिस्थितिक। फिर द्वितीयक मांसाहारी, द्वितीयक तो मांसाहारी होते। द्वितीयक उपभोक्ता में मेढक होता है, सांप, बिल्ली, परजीवी जंतु होते हैं। फिर तृतीयक सर्वोच्च मांसाहारी में कौन कौन आता है? बाज, मोर, परजीवी जंतु आते हैं। फिर अपघटन, अपघटन कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलता है। फिर पुनः उत्पादक हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कर ली जाती है। फिर अगला हमारा क्या है? खाद्य जाल। तो खाद्य जाल, फूड, अभी हमने पिछली क्लास में खाद्य श्रृंखला का डिस्कशन कर लिया था। अब हमारे यहाँ नेक्स्ट क्या आ गया? खाद्य जाल या फूड चेन, आहार जाल भी इसको कहते हैं। तो खाद्य जाल किसी पारितंत्र में उत्पादक उपभोक्ताओं के मध्य केवल रैखिक संबंध ना होकर जटिल जाल का निर्माण भी होता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या था? श्रृंखला निर्धारित थी। पहले प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता,
फिर तृतीयक, एक सीरियल में कार्य हो रहा था, एक लाइन से कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट है। खाद्य जाल मतलब कई प्रकार के जाल होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझा रखा है। देखिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाए, ये ठीक है, लेकिन पौधे को कौन कौन खाता है? टिड्डा खाता है, चूहा भी खाता है पौधे को, हिरन भी खाता है और गाय भी खाती है। फिर टिड्डे को कौन खाता है? मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, और पौधे को चूहा, चूहा को सांप, और सांप को फिर बाज खा लिया। हिरन को भेड़िया, भेड़ियों को शेर, शेर को अपघटन कर लिया गया। फिर गाय को शेर भी खा लेती है, गाय को भेड़िया भी खा लेता है, ऐसा। और सांप क्या करता है? मेढक को भी खा लेता है। तो इस तरह में क्या होती है? एक जाल का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कहला गई? हमारी खाद्य जाल। और इसमें जो अपघटन होते हैं, अपघटनकर्ता, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपघटनकर्ता का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। इसमें अपघटन अपमार्जक का कार्य करते हैं, या सफाई कर्मी के नाम से इनको जाना जाता है। बाज को सफाई कर्मी भी बोला गया है, और अपघटनकर्ता को भी सफाई कर्मी के रूप से देखा जाता है, और उसको पर्यावरण मित्र भी बोला गया है। जो छोटे जीवाणु होते हैं अपघटनकर्ता, उसको क्या? पर्यावरण मित्र बोला गया है। अब देख लेते हैं पोषण स्तर। पोषण स्तर, पोषण के स्तर। आहार श्रृंखला में पोषण के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर। तो आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं, इनमें प्रत्येक स्तर का भोजन का स्थानांतरण होता है। फर्स्ट स्तर, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल। इन स्तरों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे अगले चैप्टर में। तो देखते हैं हम अगली क्लास। हाँ, तो आहार श्रृंखला में कितने पोषण स्तर होते हैं? 4 पोषण स्तर होते हैं आहार श्रृंखला के। तो आहार श्रृंखला के हमारे पोषण स्तर, इन्हीं चारों का अध्ययन हमको करना है। ट्रैफिक लेवल फर्स्ट, पोषण स्तर फर्स्ट के अंतर्गत उत्पादक आते हैं। ट्रैफिक लेवल फर्स्ट में क्या आते हैं? उत्पादक, हरे पौधे व स्वपोषी पौधे आते हैं। फिर ट्रैफिक लेवल सेकंड में क्या आता है? पोषण स्तर सेकंड, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। शाकाहारी जंतु में गाय हो गई, हिरण हो गया, जिराफ हो गया और टिड्डा हो गया। फिर ट्रैफिक लेवल थर्ड में देख लेते हैं। तो ट्रैफिक लेवल थर्ड, पोषण स्तर थर्ड में द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी जंतु आते हैं, ये हमने बता दिया पहले भी। तो मांसाहारी में ये क्या है? पोषण स्तर है, पोषण के स्तर। आहार श्रृंखला में पोषण के स्तर कैसे, किस प्रकार से पोषण प्राप्त होता है? तो सांप, शेर, घड़ियाल आता है द्वितीयक उपभोक्ता में। तृतीयक उपभोक्ता में आता है तृतीयक उपभोक्ता। अब चौथा हमारा ट्रैफिक लेवल फोर्थ। तो जो जीव जंतु फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी स्तर में भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि इसमें सर्वाहारी जानवर होते हैं। चतुर्थ लेवल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, तो वह चतुर्थ लेवल में रखे जाते हैं, इसलिए उनको सर्वाहारी भी बोला गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। विश्व का 90% जैव भार स्थित है। जैव भार कहाँ पे स्थित है? विश्व का 90%। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, स्वच्छ जल के आर्द्र भूमि में, ऊपरी मृदा के क्षेत्र में, समुद्र में। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होगा। 90% जैव भार कहाँ पे है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होता है? एक दिशी, बहुदिशी, त्रिदिशी, चतुर्दिशी। तो इसमें आंसर क्या? एक दिशी। ये हमेशा क्वेश्चन आता है और कई बार आया हुआ, पिछले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा और मैंने ये बता दिया। ऊर्जा का 10% नियम। तो ऊर्जा का 10% नियम आप देखते हैं। प्रतिपादक कौन है? लिंडमैन। ऊर्जा के 10% नियम के प्रतिपादक हैं हमारे लिंडमैन। तो लिंडमैन इसके प्रतिपादक हो गए। और सूर्य से इसमें क्या होता है? पौधे अपनी ऊर्जा का 10% इस्तेमाल कर लेते हैं और 90% ऊर्जा रिलीज कर देते हैं। तो इसमें सूर्य की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। तो अगर सूर्य के पास 10 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो 100 किलो कैलोरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। और फिर यहाँ पे 10% इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता 10% ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, 90% अगले पोषण स्तर को ट्रांसफर कर देते हैं। फिर इसी तरह द्वितीयक उपभोक्ता भी 90% जो ऊर्जा मिलती है, फिर उसमें वो 10% यूज कर लेते हैं, 90% ऊर्जा
तृतीयक उपभोक्ता को रिलीज कर देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन। और फिर क्या होता है, अपघटन आते हैं, अपघटन से फिर ऊर्जा, ऊर्जा से फिर अकार्बनिक, अकार्बनिक में बदल देते हैं। ऐसे ही है। इससे ऊर्जा का 10% जो नियम है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं कि अगर इतने दिया जाए तो फिर अगर 10% ऊर्जा दे दी तो फिर कितने प्रतिशत बचेगा, ऐसे। फिर है पारिस्थितिक पिरामिड, देख लेते हैं। पारिस्थितिक परितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण विभिन्न पोषण स्तर पर होता है। क्या होता है, विभिन्न पोषण स्तर। अभी मैंने 4 पोषण स्तर बताए, आहार श्रृंखला के 4 पोषण, इस तरह पारिस्थितिक 4 होते हैं। तो इसका आरोही व अवरोही क्रम में स्तूप की आकृति बनती। कैसी आकृति बनती, ऐसे स्तूप के समान आकृति बनती है, ऐसे। ये क्या होता है, पिरामिड होता है, जिसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की सर्वप्रथम संकल्पना किसने दी थी, जॉर्ज इल्टन ने। सर्वप्रथम संकल्पना जॉर्ज इल्टन ने दी थी। अब ये पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो गया, संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर। फिर दूसरा जीव भार पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। चौथा है, सॉरी तीसरा है ऊर्जा पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के पिरामिड किस तरह का बनता है, जीव भार का पिरामिड किस तरह का बनता है, और संख्या का पिरामिड कैसे बनता है। तो पहला पिरामिड हमारा कौन सा है, संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, आहार श्रृंखला में क्रमिक बढ़ते पोषण स्तरों में जीवों की संख्या में प्रभावी ह्रास की संख्या पिरामिड कहलाती है। इसमें संख्या का पिरामिड, जैसे कि स्थल में देख लेते हैं, स्थल में संख्या पिरामिड कैसा बनता है। तो स्थल में संख्या पिरामिड एकदम सीधा बनता है, क्योंकि पौधों की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक है। फिर पौधे के बाद खरगोश एवं चूहों की संख्या है। फिर उसके बाद बिल्लियों की संख्या सर्वाधिक होती है। फिर क्या, बाज, चील व मयूर की संख्या अधिक होती है। ये संख्या पिरामिड हो गया। पौधे जिसकी संख्या अधिक होती है वो सबसे नीचे, फिर जैसे जैसे घटती जाती है वो इस तरह ऊपर की ओर जाते जाते हैं। तो ये संख्या पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब देख लेते हैं वन पारितंत्र में संख्या पिरामिड। वन पारितंत्र, ये पहला नंबर क्या है, वन पारितंत्र का संख्या पिरामिड। तो इसमें उत्पाद, वन में क्या होती है, हरी घास की संख्या कम होती है, वहाँ पे हरी घास नहीं। द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या उत्पादक से अधिक होती है। फिर द्वितीयक, सॉरी प्राथमिक, अब द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, ऐसे संख्या का पिरामिड बढ़ता जाता है। यहाँ पे थोड़ा कम होती है, फिर बढ़ जाती, फिर कम होती जाती। तो ये वन का संख्या पिरामिड है हमारा। अब ये क्या है, बड़े वृक्ष का संख्या पिरामिड। ये कैसा, उल्टा बनता है, बड़े वृक्ष में जो संख्या पिरामिड, क्योंकि बड़े वृक्ष में एक उत्पादक के रूप में कौन कार्य करता, एक बड़ा सा वृक्ष होता है, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में कौन कार्य करता है, चिड़िया एवं गिलहरी। इस बड़े वृक्ष में चिड़िया एवं गिलहरी बैठी रहती हैं। तो ये किसका कार्य करती हैं, द्वितीयक उपभोक्ता का कार्य करती हैं। तृतीयक उपभोक्ता का कार्य कौन करता है, परजीवी। जो इस चिड़िया और गिलहरी के ऊपर परजीवी कार्य करते रहते हैं, तो उनकी संख्या उससे भी कम हो जाती है। तो ये किसका कार्य करते हैं, सॉरी उनकी संख्या अधिक हो जाती है। पौधे या एक वृक्ष की संख्या एक ही है, फिर गिलहरी चिड़िया की संख्या बढ़ गई, फिर जो जो गिलहरी और चिड़िया के शरीर में परजीवी बैठते हैं तो उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बड़े वृक्ष का संख्या पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। और जीव भार नापने की ये यूनिट दी हुई है, तो इसको याद करना है। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड स्थल का पिरामिड, वन घास का पिरामिड। परितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर पर उसके सकल भार को जैव भार कहते हैं। जो परितंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर होता है उसका सकल भार जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका जैव भार कहलाता है। अभी हमने संख्या का पिरामिड पढ़ा, अब जैव भार का पिरामिड देखें। तो जैव भार मतलब कि किसी भी जीव का भार, वजन किलोग्राम में जैसे मापते हैं, तो वो क्या हो गया, जैव भार की स्थिति के आधार पर पिरामिड बनाएंगे। तो जैव भार पिरामिड बढ़ते पोषण स्तर के साथ सकरा होता जाता है और उसका आधार चौड़ा शीर्ष भी सकरा होता जाता है। जैसे कि इसमें है सर्वाहारी। अब देख लेते हैं जैव, जलीय पारितंत्र में जीव, जलीय जंतु यानी कि तालाब, नदी, झील, समुद्र, ऐसे। तो ये जलीय पारितंत्र में जीव भार कैसा, तो पहले होते हैं उत्पादकों की संख्या अधिक होती है, या फिर भार भी अधिक होता है। पौधे ज्यादा होते हैं तो भार अधिक हो जाएगा। फिर शाकाहारी जंतु होते हैं, उनका भार थोड़ा कम हो जाता है। फिर मांसाहारी जंतु होते हैं, उनका भार उससे भी कम हो जाता है। फिर तृतीयक सर्वाहारी होते हैं, उनका भार उससे भी कम हो जाता है। तो ये कैसा बनता, सीधा बनता है। लेकिन एक हमारा उल्टा भी है जलीय पारितंत्र में, ऊर्जा का पिरामिड। ये कैसा, उल्टा बना हुआ है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बना हुआ है, उल्टा।
ऊर्जा कैसे मिलती है? उत्पादक को सबसे कम मिलती है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता को ऊर्जा मिलती है। सॉरी, ऊर्जा नहीं, ये जल परितंत्र का पिरामिड ही है। ऊर्जा तो अभी आने वाला है, ऊर्जा का पिरामिड आगे है। तो ऊर्जा का पिरामिड अभी हमने पढ़ा, जनसंख्या का पिरामिड, फिर जैव भार का पिरामिड। अब क्या देख रहे हैं? ऊर्जा का पिरामिड। इसके अंतर्गत किसी भी पारितंत्र में पोषण स्तर में इसके अंतर्गत किसी भी पारितंत्र में पोषण स्तर में जीवों में संग्रहित ऊर्जा को आधार मानकर पिरामिड बनाया जाता है। इसमें ऊर्जा के आधार पर पिरामिड बनता है। विभिन्न पोषण स्तर पर कितना ऊर्जा, बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का कम होना या अधिक होना। कैसे ऊर्जा बढ़ती है घटती है? बढ़ते पोषण स्तर। तो इसमें ऊर्जा का पिरामिड कैसा बना हुआ है? सीधा बना। उत्पादक की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, फिर उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उससे कम द्वितीयक उपभोक्ता, फिर उससे कम तृतीयक उपभोक्ता। तो ये किसका पिरामिड है? हमारा ऊर्जा का पिरामिड है। किसका? ऊर्जा का पिरामिड है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो आज की टॉपिक में हमने पूरा पिरामिड्स पढ़ लिए। स्थल, वन, घास के मैदान का पिरामिड, तालाब का पिरामिड और वृक्ष का पिरामिड, वन पारितंत्र पढ़ लिए। सारे पिरामिड आज क्लियर हो गए। अब कल से हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, प्राकृतिक संसाधन। विभिन्न प्रकार के संसाधन, इनका उपयोग, इनका दोहन, इनके लाभ हानि जैसे भी हैं, विभिन्न प्रकार के सब कुछ कल की क्लास में डिस्कशन हो।